हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज हिंदी की पेडागोजी पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़े हैं तो थोड़े आज या थोड़े कल की वीडियो में हो जाएंगे। तो हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। तो वाचन एक पार्ट हमने कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए था जो कौशल के बारे में था। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को इनसे फ़ायदा हो। तो आज हम जो पढ़ेंगे तो वो है लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार है, एक तो है सुलेख, सुलेख, फिर दूसरा है अनुलेख, फिर तीसरा है श्रुतलेख। तो सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। तो सुलेख तो पता ही होगा, जो कि राइटिंग जो की जाती है। सुलेख सुंदर लिखना, जो सुंदर अच्छा लिखा जाता है, जो राइटिंग की जाती है उसे सुलेख बोलते हैं। फिर अनुलेख, अनु मतलब किसी के पीछे पीछे लिखना, कोई लिखे फिर उसको लिखना, देख कर लिखना, उतारना उसको, अनुलेख। उसके सेम लिखना जैसा वो लिख रहा है बोर्ड पर, फिर उसको लिखो। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, श्रुत में सुनना और लेख, जैसे जो डिक्टेशन बोली जाती है तो वो टीचर बोलते हैं तो बच्चा सुनकर लिखता है, तो वो श्रुतलेख हो गया। अनुलेख और सुलेख, ये लेखन के 3 प्रकार हो गए, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। अनुलेख में जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है और आप इसको देख कर लिखें तो अनुलेख हो गया, या किसी की कॉपी से देख कर लिखें वो अनुलेख हो गया। श्रुतलेख डिक्टेशन होती है, टीचर बोले या कोई बोले उसको सुनकर लिखो, और सुलेख सुंदर लेख। ठीक है। उसमें उसके बाद में भाषा के विविध रूप हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप, एक है मातृभाषा, मातृभाषा। दूसरा है राष्ट्रभाषा, और तीसरा है राजभाषा। जो घर की भाषा होती है, जो घर परिवार में बोली जाती है, वो घर की भाषा, उसे मातृभाषा बोलते हैं। जो हमारे घरों में जो भाषा बोली जाती है, जो हम अपने मम्मी पापा या परिवार से जो सीखते हैं, वो मातृभाषा है। फिर उसके बाद में राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा जो होती है वो बहुभाषी होती है। बहुभाषी यानी जो बहुत से लोगों के द्वारा जो बोली जाती है, ज़्यादातर जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, वो बहुभाषी राष्ट्रभाषा होती है। फिर राजभाषा जो कि हिंदी है। राजभाषा आर्टिकल 343(1) में राजभाषा बनाया गया है। इसमें 343(1) में है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है। ये भाषा के विविध रूप हो गए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। फिर बताया क्या है कि जो शिक्षण है वो त्रिआयामी है। ये किसने कहा है? एक तो कहा गया शिक्षण 2 आयामी है, फिर कहा गया शिक्षण त्रिआयामी है। शिक्षण द्विध्रुवीय है और त्रिध्रुवीय है या त्रिआयामी है? तो द्विध्रुवीय। शिक्षण द्विध्रुवीय, ये जॉन एडम्स ने कहा है। किसने कहा है? 2 ध्रुव बताए हैं इन्होंने, एक तो शिक्षक बताया है, दूसरा शिक्षार्थी बताया है। शिक्षक और दूसरा
शिक्षार्थी बताया है। ये किसने बताया है? जॉन एडम्स ने। और त्रिआयामी बताया है शिक्षण त्रिआयामी। शिक्षण कैसा है? त्रिआयामी है। ये किसने बताया? इसके 3 बताए हैं। एक तो शिक्षक है, 3 ध्रुव है इसके। एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है और तीसरा पाठ्यक्रम है। 3 ध्रुव हैं इसके, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसके बारे में जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय या त्रिआयामी है। ये सॉरी, ये जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, शिक्षण द्विध्रुवीय ये जॉन एडम्स ने कहा है, शिक्षक और शिक्षार्थी। फिर उसके बाद शिक्षण त्रिआयामी है या त्रिध्रुवीय है, 3 ध्रुव है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये जॉन डीवी ने कहा है। फिर है उसके बाद में भाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जो मेन सिद्धांत हैं वही हमने लिए हैं। रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, फिर उसके बाद में है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, फिर है आवृत्ति का सिद्धांत, इसमें है कि रुचि का सिद्धांत दिया गया है, रुचि हो, वो क्रियाशील हो, अभिप्रेरणा हो, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए, फिर जीवन से जोड़ने की शिक्षा हो और आवृत्ति का सिद्धांत हो यानी रिपीटेशन हो। ठीक है, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत हो, उनमें रुचि हो, मतलब कि रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें जिसमें रुचि हो वो सिखाया जाए। क्रियाशीलता का है कि वो क्रियाशील एक्टिव हो, एक्टिव होकर सीखें। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उन्हें पहले अभिप्रेरणा दी जाए फिर वो सीखें या उनमें अपने आप अभिप्रेरणा हो। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सिखाया जाए। फिर है जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, उनकी जो रियल लाइफ है उनसे जोड़कर सिखाया जाए। फिर आवृत्ति का सिद्धांत जो है रिपीटेशन, रिपीटेशन में
रिपीट करके सिखाया जाए। फिर आए आगे, ये थे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सूत्र हैं कुछ। शिक्षण सूत्र में है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। फिर है सरल से कठिन, सरल से जटिल या कठिन। फिर है पूर्ण से अंश, फिर उसके बाद में विशिष्ट से सामान्य, फिर है विश्लेषण से संश्लेषण, फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी ज्ञात से अज्ञात। पहले जो बच्चों शिक्षण सूत्र में है ज्ञात से अज्ञात, पहले जैसे जैसे उन्हें पता हो, जैसे उन्हें पहले 1 2 3 ये सब पता है, तो 1 2 3 टेबल, तो जब उन्हें जब काउंटिंग पता होगी तो भी तभी तो फिर वो आगे ऐड कर पाएंगे। जब उन्हें काउंटिंग, पहले उन्हें काउंटिंग, जैसे उन्हें जो ज्ञात है काउंटिंग ज्ञात है, ठीक है, उसके बाद 2 और 2 वो देखेंगे, 2 और 2 4, 2 + 2, तो उन्हें काउंटिंग पता है कि 1 2 लाइनें पहले करें, फिर 2 लाइन्स करें, तो 1 2 3 4, तभी फिर उससे कर पाएंगे। तो जैसे ये ज्ञात था उसे 1 2 3 4 ये ज्ञात था, फिर उससे उन्होंने ये अज्ञात चीज़ सीखी, तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात। फिर है मूर्त से अमूर्त, यानी पहले जो चीज़ हमारे सामने है, जैसे ये बोर्ड है, ये हमारे सामने, हम इसके बारे में सोच पाएंगे, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने नहीं है वो हम पहले नहीं सीख सकते हैं। पहले हम मूर्त के बारे में सीखेंगे, फिर अमूर्त के बारे में, जो हमारे सामने नहीं है उसकी कल्पना करके तब फिर सीखेंगे। फिर है सरल से जटिल की ओर, पहले सरल चीज़ सीखेंगे या बच्चे को पहले सरल चीज़ सिखाएंगे, फिर उसके बाद में जटिल चीज़। फिर है पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्ण का मतलब ये है, जैसे बच्चा कोई खिलौना लेकर के आता है तो पहले उसके पूर्ण रूप को देखता है कि ये पूरा, जैसे ट्रैक्टर है या जो कुछ भी है या गुड़िया है, तो वो बच्चा लेकर के आया तो पूरा लेकर के आया, ये पहले उसने पूरा देखा कि ये कार है या ट्रैक्टर है या गुड़िया है। फिर उसके बाद में वो उसके अंदर देखेगा कि इसमें पहिया भी लगा हुआ है, इसमें ये इंजन है, ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ उसमें हैंडल है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो अंश है वो बाद में देखेगा। तो पहले पूर्ण चीज़ के बारे में सीखेगा, फिर अंश के बारे में। तो पूर्ण से अंश, ये शिक्षण सूत्र है, ये पूछे जाते हैं। फिर है विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ हम विशिष्ट के बारे में बताते हैं, जैसे पहले उदाहरण बता दिया हमने उसका, तो विशिष्ट हो गया, फिर हम नॉर्मल से उसके रूल पे गए, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो जाता है। उदाहरण से नियम पर जाना, जब उदाहरण से नियम पर जाते हैं तो ये विशिष्ट से सामान्य हो जाता है। इसको ही उदाहरण से जो नियम पर जाते हैं, इसको ही आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि इसको ही कहते हैं। एग्जाम्पल टू रूल, जो विशिष्ट से सामान्य, जैसे उदाहरण से फिर नियम पर जाते हैं,
तो वही विधि जो है आगमन विधि है कि पहले उदाहरण द्वारा समझाकर फिर नियम बताते हैं। तो ये आगमन और निगमन में उल्टा हो जाता है, रूल टू एग्जाम्पल। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण क्या होता है, पहले किसी चीज़ को तोड़ना फिर पूरे रूप में देखना, फिर पूरा देखना। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना और संश्लेषण का मतलब पूरा देखना। यानी जैसे हम लोग जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहले उसको तोड़ते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसको पूरा देखते हैं। तो विश्लेषण से संश्लेषण। उसके बाद में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष है, जिसमें यही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो सामने है पहले उसके बारे में, फिर जो नहीं है उसके बारे में सीखेंगे। तो आगमन विधि हो गई उदाहरण से नियम पर, और जो निगमन विधि है वो नियम से उदाहरण। वो हो गई रूल से एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। और आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल निगमन हो गई और एग्जाम्पल टू रूल आगमन विधि। तो ये शिक्षण सूत्र है। फिर उसके बाद में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन तो पहले भी बता चुके हैं कि समग्र विकास और हमेशा चलता है, सतत विकास चलता है, हमेशा चलने वाला, और समग्र उसका मूल्यांकन हो सभी पक्षों का। जो सतत एवं व्यापक विकास होता है उसमें विकास होता है, ये मूल्यांकन है मतलब सतत चलता रहता है, धीमे धीमे पढ़ाई के साथ में जो चलता रहता है, सीखने के साथ में चलता रहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। और इसके क्या है, ये 3 प्रकार से होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है निदानात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन। फिर रचनात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन। फिर है संकल्पनात्मक। तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे का पता लगाना कि उसे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसे कहाँ पे परेशानी है सीखने में, या वो क्या नहीं सीख पा रहा है, या वो किस तरीके से सीखेगा। ये सब निदानात्मक में पहले निदान किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, निदान किया जाएगा कि इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसे सीखने में। फिर उसके बाद में रचनात्मक आकलन है, जिसे कि FA हम लोग बोलते हैं, जो FA टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, रचनात्मक आकलन, इसमें क्या फीडबैक की प्रोग्रेस होती है, हमें फीडबैक मिलता है, टीचर का हो या स्टूडेंट का हो, फीडबैक प्रोग्रेस होती है, ये फीडबैक की प्रोग्रेस होती है। और ये संकल्पनात्मक जो होता है, इसे ऐसे बोलते हैं, ये जजमेंट और अचीवमेंट का होता है। हमें क्या प्राप्त किया ये पता चलता है। निदान होता है पहले, निदानात्मक मूल्यांकन में निदान होता है कि उसे कहाँ दिक्कत क्या कुछ है। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक की प्रोसेस होती है, फीडबैक के बारे में फीडबैक पता चलता है। फिर उसका में संकल्पनात्मक मूल्यांकन है, जिसे ऐसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट, उसमें जजमेंट होता है और अचीवमेंट होती है कि हमने कितना प्राप्त किया है।
तो आज इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में मूल्यांकन के बारे में है तो वो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं चाहती हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को इनसे फ़ायदा हो।